चौथा जिला सम्मेलन हो रहा है जी। इसमें ज़्यादातर क्रांतिकारी लेखक उपस्थित हुए हैं। जी। क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, कौन से लोग हैं जो समाज को जगाने की काम कर रहे हैं? एक्चुअली जनवादी लेखक संघ, उसके जो सेक्रेटरी हुए इमजद खान साहब, उन्होंने कौमी एकता से लबरेज एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें सभी धर्म आजादी के लोग सम्मिलित हैं इसमें, और यही हमारी यूनिकनेस है, यही हमारा कोई स्ट्रेंथ है। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी उसमें ये देखने को मिला कि कभी कभी एक वो स्ट्रेंथ, ये हमारा यूनिकनेस है, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हम लोगों को विचलित करती हैं, जैसे आतंकवाद या फिर बेरोजगारी, या लेखकों के साथ जो भी अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है, या फिर जितने सारे नए नए लेखक हैं उसको एक मंच देने का काम इन्होंने किया है। यहाँ तक कि इन्होंने नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी या भ्रष्टाचार के ऊपर भी इन्होंने इस जनवादी लेखक संघ के मंच से प्रकाश डालने का कोशिश किया। तो जैसे समाज से बहुत सारी ऐसी विकृतियाँ, खास करके महिलाओं में दहेज प्रथा, जला के मार देना, बलात्कार, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो महिलाओं को ऊपर ले जाए बजाय नीचे ले जाती है। क्या जनवादी जो लेखक है क्या इस पर फोकस करते हैं, इनका समाज तक पहुंचाने की बात करते हैं? बिल्कुल, जनवादी लेखक संघ में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, मैं खुद लिखती हूँ, और मैंने हमेशा से खासकर औरतों के सशक्तिकरण में या औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं। तो सरकार का काफ़ी विरोधाभास बात की गई, जैसे 5 किलो अनाज देते हैं, वो रोजगार देने से ही बात है। क्या जनवादी जो संगठन ये है, क्या इस तरफ का कोई योजना बनाती है जो महिलाओं हो या फिर समाज के वैसे लोग जो गरीब हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए, क्या ऐसा सृजन कर रहा है? बातें तो होती हैं जनवादी लेखक संघ में, मैंने लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम देखा नहीं है, लेकिन कोशिश तो चल रही है। आप किस प्रकार की लेखिका हैं, क्या लिखते हैं? मैं क्रिएटिव राइटर हूँ सर, मैं हर तरह के टॉपिक में मैं लिख लिखती हूँ, हर तरह की कहानियाँ। हर तरह की कहानियाँ भी। कुछ वैसा जो आपको बहुत अच्छा लगे कि ये लेख जनता को जी, मैंने हमेशा से समाज में जो ज्वलंत जो समस्या है उसके ऊपर मैंने लिखा है। मैंने एक कुंवारी शीर्षक से मैंने दहेज के ऊपर लिखा था एक कविता, मैं वो पढ़ना चाहूँगी कि ये हसरत है कोई बारात लेकर मेरे घर आता, ये हसरत है कोई बारात लेकर मेरे घर आता, मेरी सुनी पड़ी इस मांग में सिंदूर भर जाता, दुल्हन मैं भी बनी होती, मेरा भी अपना घर होता, मेरी दुनिया संवर जाती, मेरा जीवन सफल होता, विदाई दे मेरा बाबुल बिठाकर मुझको डोली में, मेरा साजन मुझे मिल जाए अब की बार होली में, मेरे चेहरे से मेरा रेशमी घूंघट उठा देता, मेरी आंखों में आंखें डाल के वो मुस्कुरा देता, बहुत कुछ पास है मेरे लेकिन है नहीं पैसा, करूँ कैसे दहेज पूरी नहीं है पास वो पैसा, बहुत लाचार हूँ निगार मैं किस्मत की मारी हूँ, दहेज दे नहीं सकती इसलिए अब तक कुंवारी हूँ। इस दोहे से लगता है काफ़ी दर्द और बहुत नज़दीकी से आपने देखा है। जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब कोई महिला या कोई लड़की दहेज के लिए चला दी जाती है, सुनने में कैसा लगता होगा इस कविता के माध्यम से? बहुत ख़राब लगता है। हमने बहुत विरोध किया है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, लेकिन आज मैं आवाज़ उठाती हूँ, 2-3 दिन गुजरता है फिर अखबार की सुर्खियों में किसी और भी लड़की को जलाने का किस्सा पढ़ने को मिलता है। ये बहुत दुखदाई है मेरे लिए। इसमें नाकामी किसको मानते हैं? मैं नाकामी सरकार की मानती हूँ, पूरी तरह से विफलता मानती हूँ, क्योंकि ऐसे अपराधी जो हैं वो इतने बड़े बड़े अपराध करके भी पूर्ण रूप से घूमते हैं। दहेज का तो लेन देन आपसी मामला होता है जी, क्या जागरूकता या फिर सरकार के, क्योंकि कानून भी इसका बहुत कड़े प्रावधान है, फिर भी लोग दहेज का लेन देन करते हैं और बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, तो दोषी कहाँ पर कौन है, समाज है या फिर सरकार है या समाज है? कहीं ना कहीं समाज है, क्योंकि हमको ये सोशल जो है जो समाज है उसी के वो एक सोशल ट्रेंड ही कहिए जो समाज से उत्पन्न हुआ। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सरकार का की कोई नीति नहीं है। हम लोगों को जाना होगा ट्रैक, समाज के ट्रैक में घुसना होगा और वहाँ जाके हमको
सुधार क्या करना। संदेश देंगे ऐसे लोगों के लिए जो दहेज के लिए अत्याचार करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ? मैं ये देना चाहूँगी संदेश कि जो बच्चियों के साथ अत्याचार होता है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को आगे आने होगा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ज़्यादा दिन आसमान पे रह नहीं सकती और ये बात ज़मीन से भी कह नहीं सकती। सहारा लेना पड़ता है मुझको दरिया का। मैं एक कतरा हूँ, अकेले भी तो बह नहीं सकती। मेरे साथ बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए सर। एक अंतिम सवाल है जी। ज़्यादातर लोग अपने मन से या अंतर्जातीय जो विवाह करते हैं वो उसी में ऐसा ज़्यादा उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं सामाजिक या घरेलू जो रिश्ता बन के होता है उस पर कम होता है। वो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो बहक जाते हैं? जो बहक जाते हैं सर, तो पहला तो है कि जैसे मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंसलिंग जो है ये स्कूलों में और कॉलेजों में जाके और या चाहे कोई भी मंच रहे, चाहे वो संगीत का रहे, डांस का रहे या फिर कोई और भी मंच है, या जन्मादि लेखक संगीत कुछ भी हो, 2 मिनट वक्त निकाल के कम से कम इतने गंभीर जो समस्या है इस मुद्दे पे बहुत गंभीर होने की बात है और इसी टॉपिक में लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है। आप पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम निगार सुल्ताना है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया की। मैं मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन की चेयरमैन हूँ और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर हूँ। मैं जनवादी लेखक संघ की सदस्य हूँ, पुरानी सदस्य हूँ। और भूमिका देखिए, लेखक संघ ये बहुत बड़ा मंच है। जनवादी लेखक संघ जो है वो बहुत पुराना और बहुत बड़ा मंच है लेखकों के लिए। इससे बहुत बड़े बड़े लेखक निकल चुके हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जैसा नाम है, आपका कैफ़ी आज़मी जैसी शख्सियत इससे बाहर आई है और भी बहुत सारे लोग हैं इस पर। और मैं तो एक छोटी सी जनवादी लेखक संघ की एक छोटी कलमकार हूँ, एक सदस्य हूँ। जी, अभी मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है, तन्हा सफ़र। ये किताब, और आज इस किताब का इसी मंच से, जनवादी लेखक संघ मंच से लोकार्पण है इसका। क्या इसमें खास है? ख़ास ये एक गज़ल का संग्रह है। इसमें जब आप जानते हैं कि शायर या कलमकार लेखक या वो कविता लिखता हो या कहानी लिखता हो, वो अपने समाज के, अपने आसपास की जो भी घटनाएं होती उसको वो बहुत गहराई से सोचता है, समझता है और फिर वो उसको अपने कलम से लिखने की कोशिश करता है। गज़ल, जाहिर सी बात है कि जब शायर गज़ल लिखता है तो कहीं ना कहीं, मैं पहले भी बोली कि अपने आसपास अपने हालात को देखते हुए लिखता है। तो अभी एक मैं आपको गज़ल सुनाती हूँ, इसी किताब से है एक गज़ल जिसका शीर्षक है, उन्वान है तन्हाई। उसकी हर एक निशानी उसे लौटा कर आई, उसकी हर एक निशानी उसे लौटा कर मैं ज़िंदगी के हर उस पन्ने को जला आई। उसकी हर एक निशानी उसे लौटा कर ज़िंदगी के हर एक पन्ने को जला आई। फिर ये खलिश सी क्यों है दिल में, कोई सामान कहीं अपना मैं छोड़ आई। फिर ये खलिश सी क्यों है दिल में, कोई सामान मैं अपना कहीं छोड़ आई। खलिश का मतलब है खुलापन, एक खाली जगह। अब नहीं है मुनासिब मुड़ कर देखना उस ओर, अब नहीं है मुनासिब मुड़ कर देखना उस ओर, जिस उन्वान को मैं खुद मिटा आई हूँ, जिस उन्वान को मैं खुद मिटा आई हूँ। उन्वान बोलते हैं उर्दू में शीर्षक को। तो जिस शीर्षक को, या ज़िंदगी का हो या किसी का भी शीर्षक हो, मैं उसे मिटा कर आई। अब तन्हाई में भी खुश रहना है तन्हा, अब तन्हाई में भी खुश रहना है तन्हा तुमको, जब महफिल को खुद ही ठुकरा कर आई। तन्हा मेरा नाम यास्मीन लाल है। नुस्खा लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा लिखा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, मौलवी लोग पढ़ के पानी पूछते हैं, लेकिन मर्ज है अनपढ़, पीछे पड़ा हुआ है। परिचय। नुस्खा लिखा हुआ है,
पानी पड़ा हुआ है, लेकिन मर्द है अनपढ़ पीछे पड़ा हुआ है और बंद रखते हो घर को तालों से, इतना डरते हो मिलने वालों से। ये शेर कहा है कि रुकना पड़े न राहे फलक में उड़ान हो, रुकना पड़े न राहे फलक में उड़ान को, यारब उठा के ज़रा और आसमान को, ताकि उड़ा। मछलियाँ, ये मीटू MJ अकबर पर आया था मीटू, तो मीटू पर ये है कि मछलियाँ कांटों भरी हमला करेंगी आप में, मछलियाँ कांटों भरी हमला करेंगी आप में, जान लेते तो उतरते ही नहीं तालाब में। तो सब लोग जी रहे हैं यहाँ के हिसाब से, होगा वहाँ हिसाब वहाँ के हिसाब से।